आ रहे हैं। चलिए, ये आ गया एफएमपी आफ्टर टैक्स। ये हमारे पास आ गया एफएमपी आफ्टर टैक्स 488 पॉइंट। ये देख लीजिए आप। तो देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन वही है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स आते जा रहे हैं नए। तो सिंगल ईयर डेटा था, तो मैंने एक साथ करंट ईयर का प्रॉफिट निकाला, फिर ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, रीवैल्यूशन, रेक्टिफिकेशन सबको एडजस्ट किया। फिर मैंने बिना एवरेज, क्यों? क्योंकि सिंगल ईयर है तो एवरेज नहीं निकालना है, फ्यूचर के खर्चे एडजस्ट कर दिए, तो मेरे पास ये एफएमपी की वर्किंग बन गई। तो सिंगल ईयर डेटा में इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आइएगा, अब हम निकालेंगे क्लोजिंग मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है। 31/6। माइक माइक ऑफ। और 31 मार्च 7। आ जाइए। चलिएगा, सबसे पहले हमारे पास है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स, तो आपको क्वेश्चन में फिक्स असेट की करंट मार्केट वैल्यू दी हुई है कि करंट कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट, और एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड ही है। बैलेंस शीट में जो दी हुई है वो इंक्लूडिंग नॉन ट्रेड है, लेकिन मुझे नॉन ट्रेड को लेना ही नहीं है। तो मुझे ऑलरेडी जो वैल्यू दी हुई है वो एक्सक्लूडिंग वाली दी हुई है, 2200 और 2532.80। उसके बाद स्टॉक, तो स्टॉक की करंट वैल्यू इधर 670 और इधर 750। डेटर्स, डेटर्स आ जाइए। डेटर की 340, इधर वो 2.8 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक्सचेंज गेन हुआ था तो डेटर की वैल्यू बढ़ गई थी। तो यानी यहां पर जो डेटर की वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दे रखी है, तो बैलेंस शीट में दे रखी है 220 प्लस 2.80 इंक्रीज हो गए थे एक्सचेंज गेन की वजह से। तो ये डेटर्स आ गए। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक की वैल्यू वो कितनी दे रखी है हमें? 92.5 और 100। ये लीजिए, ये हमारे पास टोटल असेट्स आ गई। 302.5। 3302.5 और इधर आ जाएगा 360। 0.6। आइए अब लाइबिलिटीज में देखते हैं। टर्म लोन, टर्म लोन
इधर 370 का टर्म लोन है, इधर 330 का टर्म लोन है। क्रेडिटर्स, इधर है क्रेडिटर 70 के, और इधर आपके पास हो जाएंगे बैलेंस शीट में दिए हुए 90 +6। एक्सचेंज लॉस की वजह से हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए थे, तो क्रेडिटर आ गए 70 + 96। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 22.5 और 25। 22.5 और 25। ये हमारे पास क्या सर गया? हाँ जी बोलो। सर अपने ये प्रोविजन चेंज नहीं करेंगे क्या, क्योंकि इफेक्ट आया था ना अभी। किसका क्या आया बोलते था? हैं, डेटस का। तो एरर डेटस थोड़ी का थी। अमाउंट अपन ने। ये थोड़ी बोला कि हमने इसको अच्छा पीएनएल में लिख, दिस। एरर नहीं थी ना ये तो एक्सचेंज रेट के चेंज होने से जो गेन लॉस है। अगर क्वेश्चन ये बोलता कि हमने इसे लिखा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है ना कुछ भी, कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड इसका एडजस्टमेंट। हाँ, आप अज्यूम करके कर सकते हो कि भाई अगर हम ये अज्यूम करें कि हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो फिर इन दोनों का इंपैक्ट डाल के आपको नया प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का निकालना पड़ता। बट हमें पता नहीं है कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि एरर्स तो अब देखो, यहां पर बस वही बात होती है कि एरर मानना है या रिवैल्यूशन, उस पर डिपेंड करता है हमारा। ठीक है सर। बताइए अब, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। Sir, 2840 and 3154.6. 2840 तो ये आ गया, और ये आ गया 3154। 54.6. तो अब हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड हैं, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 2840 3154.60 डिवाइडेड बाय 2। 299.7.3. 2997.3। चलिए, एफएमपी हमारा कितना आया था? 488.88। 488.88. इसमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2997 इंटू एनआरआर कितनी दे रखी है? 15%। जी सर. बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 49.597. 449.6. 449.60। 6. तो ये सुपर प्रॉफिट आ गया। $39.28। Yes, sir. Hence goodwill is equal to 39.28 डिवाइड बाय 15 इंटू 100। कैपिटलाइजेशन मेथड अप्लाई कर दो।
सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100, बताओ कितनी आ गई? 261.86. 261.86. 261.87। ये हमारे पास गुडविल का वैल्यूशन हो गया। तो मतलब अगेन अज डिफरेंट क्वेश्चन, मतलब पैटर्न वही रहेगा, बस जो डिफरेंस है वो समझो कि मैंने अभी पिछले 3 अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको दे दिए छोटे छोटे। एक मास्टर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एक एवरेज नेट प्रॉफिट वर्सेस एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट का डिफरेंस, और एक जो मैंने आपको ये बताया सिंगल ईयर इंफॉर्मेशन से गुडविल निकालना। आ जाइए। तो इसका मतलब क्वेश्चन वन भी अपना सिंगल ईयर वाला ही है? क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन वन में वो भी सिंगल ईयर वाला हुआ फिर तो? क्वेश्चन 1, हाँ बिल्कुल, तो वो तो कर चुके हैं ना, उसमें तो केवल कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो निकालना है। हाँ। चलो अब देखो एक और कॉन्सेप्ट, छोटा सा, फिर एक कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन। whenever NRR is given, whenever NRR is given for equity shareholders, whenever NRR is given for equity shareholders, देखिएगा अगर मान लीजिए आपको एनआरआर की जो रेट है वो इस बार कैपिटल एम्प्लॉयड पर बेस्ड न होकर एनआरआर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बेस्ड हो जाए, यानी अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए समझना, वहां पर आपकी जो एनआरआर थी वो एनआरआर किस पर बेस्ड होती थी? फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड, या मैं बोलूं फॉर बिजनेस। लेकिन अगर मान लो मैं आपको ये बोलूं कि आपको जो एनआरआर दी गई है वो एनआरआर अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, यानी बिजनेस की एनआरआर न होकर एनआरआर का जो डेटा गिवन है वो आपको इक्विटी शेयर होल्डर पर गिवन है, तो अब हमें क्या करना है? लिखो एनआरआर कैन बी एस्टिमेटेड फॉर फॉर बिजनेस दैट इज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
जो अभी तक के सारे क्वेश्चंस में आपने किया। और एनआरआर एस्टीमेट की गई है किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, जो हमें डिस्कस करना है। In this situation, we should follow following accounting procedure. अकाउंटिंग प्रोसीजर। अगर किसी भी क्वेश्चन में एनआरआर फॉर इक्विटी अगर आ जाती है, तो मुझे अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर को चेंज करना पड़ेगा गुडविल निकालने के लिए। एफएमपी शुड बी बेस्ड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स। एफएमपी शुड बी बेस्ड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। यानी आपको एफएमपी को चेंज करना पड़ेगा ताकि वो एफएमपी अब किसके लिए अवेलेबल हो जाए? इक्विटी वालों के लिए अवेलेबल हो जाए। यहां तक आप निकालना सीख चुके हो, यहां तक कोई चेंज नहीं है। जो एफएमपी है वो एफएमपी आफ्टर टैक्स हम निकाल चुके हैं। इसमें से लेस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड। इसमें से लेस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो कहलाएगा एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। आप अभी तक जो एफएमपी निकाल रहे थे वो पूरे बिजनेस का था, यानी बिजनेस मींस बोथ टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स, इक्विटी लिए भी और प्रेफरेंस के लिए भी। लेकिन अगर मुझे एनआरआर केवल इक्विटी की दी हुई है, तो मुझे अब सारी कैलकुलेशन इक्विटी के लिए करनी पड़ेगी। तो मैं अपने एफएमपी को भी चेंज करूंगा और एफएमपी को इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल निकालूंगा। तो जो एफएमपी आफ्टर टैक्स है वो एफएमपी आफ्टर टैक्स दोनों के लिए अवेलेबल होता है, इक्विटी वालों के लिए और प्रेफरेंस वालों के लिए। लेकिन
प्रेफरेंस वालों का जो क्लेम होता है वो केवल और केवल प्रॉफिट में उनका क्लेम डिविडेंड के बराबर होता है। इसके अलावा प्रॉफिट में प्रेफरेंस वालों को कुछ नहीं मिलता। तो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड का क्लेम अगर आफ्टर टैक्स के प्रॉफिट में से माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग जो एफएमपी बचेगा वो रिमेनिंग एफएमपी किसके लिए आ जाएगा? एफएमपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये पहला चेंज होगा किस केस में? अगर आपको एनआरआर इक्विटी वालों के लिए दी हुई है। अचानक से आते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन। हम नॉर्मली जो क्वेश्चन करते हैं वो बिजनेस के लिए करते हैं, बट नाउ हमारे पास डेटा इक्विटी वालों के लिए आ गया, तो हमें इक्विटी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा चेंज, कैपिटल एम्प्लॉयड will also be calculated for equity shareholders। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड भी इक्विटी वालों का निकलेगा। व्हाट डज इट मीन? आप नॉर्मल तरीके से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालना आइए आपको, असेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो वो आपके पास आएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, बताइए, ये बेसिकली जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड से बना है। आप ध्यान से देखो, मैंने जब असेट अप्रोच ली तो मैंने इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को छोड़ा हुआ है। आपने इसको निकालते समय जब नेट असेट निकाली या अप्रोच ली, फिक्स असेट ली, करंट असेट ली, माइनस में आपने करंट लाइबिलिटी किया, लॉन्ग टर्म लोन माइनस किया। आपने न तो इक्विटी का क्लेम माइनस किया ना प्रेफरेंस का क्लेम माइनस किया। तो इसका मतलब ये जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आया, ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपका दोनों के लिए आया। अब मुझे कौन सा निकालना है? केवल इक्विटी के लिए। तो इसमें से माइनस कर दूंगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज अ लाइबिलिटी, और अगर मान लीजिए उनका डिविडेंड भी ड्यू बट नॉट पेड है तो वो भी लाइबिलिटी में चल रहा होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पूरा क्लेम माइनस होगा। इन केस केवल कैपिटल का क्लेम है तो वो माइनस कर दो, कैपिटल के साथ साथ डिविडेंड का भी क्लेम है तो वो भी माइनस करोगे। प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल,
ये लीजिए, ये मेरे पास आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। और यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब एनआरआर इक्विटी के लिए होगी तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हम बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को किसके लिए निकालने की, इक्विटी के लिए। तो एक नोट डाल दो, नोट कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। concept of average capital employed will not be applicable. Concept of average capital employed will not be applicable for such situation. इस सिचुएशन में हमारे पास कोई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसी को आपको कन्वर्ट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। बोलो, पॉइंट आ गया समझ में? स्पेसिफिक सिचुएशन है व्हेन एनआरआर इज गिवन फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। एनआरआर अगर इक्विटी के लिए गिवन है तो मुझे गुडविल भी इक्विटी के लिए निकालनी पड़ेगी। उस केस में मैं बिजनेस की गुडविल नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एनआरआर केवल इक्विटी वालों की दी हुई है, तो मैं गुडविल भी इक्विटी के लिए निकालूंगा। उसके लिए एफएमपी भी इक्विटी के लिए निकलेगा एंड कैपिटल एम्प्लॉयड भी इक्विटी के लिए निकलेगा। बताइए, क्लियर है बिल्कुल ये पॉइंट? Yes. Yes, sir.